हेलो क्लास 8th, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं ब्रिज कोर्स और हम पहुंच चुके हैं डे 3 में। सो आई होप कि आपने डे 1 एंड डे 2 देखा होगा और साथ ही साथ अपने सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे नोट्स ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, एंड जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप अपने नोट्स बना लीजिएगा बेटा, अगर अभी तक नहीं बनाया है तो। एंड जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अब बेटा आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि आज हमें क्या क्या चीजें जाननी है। ठीक है, चलिए भाई, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डे 1 में भी और डे 2 में भी कि क्या हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है और क्या क्या चीज़ें हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रेशर, विंड एंड स्ट्रोम और साथ ही साथ पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। मतलब चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जिस तरीके से बाकी के 2 लेक्चर्स हमारे आए हैं जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं जो आपके क्लास 8 लेवल पे आपको आनी चाहिए थी पहले से ही, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई। ठीक है, एंड बहुत सीरियसली आपको ब्रिज कोर्स को फॉलो करना है बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सारी चीज़ें आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही मैं करवा रही हूँ और आपको पता है ना आपकी न्यू बुक कौन सी है, क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे करवा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर, विंड, स्ट्रोम एंड साइक्लोन के बारे में। और अब ये चीज़ आपको दिख नहीं रही होगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अब मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया। ठीक है, कि कितना फोर्स एक एरिया पे एक्ट कर रहा है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। आप चाहो तो इधर लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, प्रेशर is defined as the force acting per unit area। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एंड प्रेशर का यहाँ पे बेटा आपको फॉर्मूला क्या दिख जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड इसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। देख रहे हो इसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है ना? आपके ऊपर जैसे स्टडीज का प्रेशर है। ठीक है, इसने बड़ा सा पत्थर उठा के अपने ऊपर प्रेशर ले लिया है। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर। ठीक है, तो एरिया का प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखो, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ये चीज आपको फॉर्मूले से ही याद हो जानी चाहिए। तो स्मॉल एरिया ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा एरिया तो स्मॉल प्रेशर लगेगा। अब प्रेशर का एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ पे है? तो जैसे कि यहाँ पे आपको बैग्स दिख रहे होंगे, आप डेली अपने स्कूल बैग लेके जाते हैं। ठीक है, वहां पे आपने क्या देखा होगा? अगर आपके स्कूल बैग की जो स्ट्रिप है वो ब्रॉड है तब तो आपको बहुत कम प्रेशर फील होता होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रिप बहुत पतली है तो आपको ज्यादा प्रेशर फील होता है, क्योंकि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, राइट? So broad bag straps feel more comfortable than the narrow strap and sharp knife cut easily। तो उसमें कम प्रेशर, शार्प नाइफ की अगर हम बात करें तो एरिया कम है तो प्रेशर उसमें ज्यादा लगता है, तो आसानी से चीजें कट जाती हैं। ठीक है, पॉइंटेड नेल वुडन एंटर वुडन इजीली। ठीक है, नेल देखा है ना, नेल के 2 पार्ट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने नेल देखा होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और आसानी से ये वुडन में चला जाएगा, लेकिन ये वाला एरिया वुड में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम लगता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। यस,
तो लिक्विड जो है, चाहे लिक्विड के बारे में हम बात कर लें चाहे गैस के बारे में हम बात कर लें, दोनों के दोनों ही इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, यानी कि इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू है, हमारे पास एक कंटेनर है और जिसमें तीनों में बराबर होल हो रखा है, तो हर एक डायरेक्शन से हमको इक्वल वाटर, ठीक है, हर एक डायरेक्शन से हमको इक्वल वाटर यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहा है। एंड दिस इंडिकेट दैट, ये हमको इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि हर जगह से इक्वल प्रेशर लगा रहा है लिक्विड। ठीक, नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, यस, तो एयर भी पूरे डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एक और प्रेशर के बारे में बात करेंगे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें कैसे पता चल रहा है, क्या आपको अभी फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर लगा रहा है? आपके ऊपर ऐसे सर पे कोई प्रेशर लगा रहा है, कोई साइड से प्रेशर लगा रहा है, वो कौन है, वो एयर है ना। लेकिन हमको ये चीज फील नहीं होती, बट हमको कोई ना कोई एविडेंस तो चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम जो बात बोल रहे हैं ये वाकई सच है कि नहीं है। तो ये चीज हमको कैसे पता चलेगी? इन्वर्टेड पेपर प्लेट एक्सपेरिमेंट से, जो कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे, रबर सकर से, देख रहे हो यहाँ पे जो रबर सकर होता है, एक बार हमने उसमें इसको रबड़ को लगा दिया तो यहाँ से फिर ये तो ठीक है, यहाँ से फिर उसको निकालना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इतना ज्यादा फोर्स हमको उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जिस तरीके से लिक्विड हर एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है उसी तरीके से एयर भी हर एक डायरेक्शन में प्रेशर को अप्लाई करता है। ठीक है, नाउ वाई आर वी नॉट क्रश्ड बाय एयर प्रेशर। देखो ये एयर प्रेशर जो है ना बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, किसी का घर को भी ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसे उड़ा सकते हैं, इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि फिर ये हमको क्यों नहीं क्रश कर पाते? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एयर हर डायरेक्शन में हम पे फोर्स, हम पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो हमको क्रश क्यों नहीं कर पा रहा? तो उसका रीजन क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है और जो बाहर एयर प्रेशर है, तो जितना अंदर से प्रेशर लग रहा है बाहर की साइड, उतना बाहर से प्रेशर लग रहा है अंदर की साइड, और ये जो प्रेशर है ये बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से हमको कुछ भी फील नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में कि हम क्यों क्रश नहीं होते हैं, या फिर हमको जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो फील क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे इनर प्रेशर एंड आउटर प्रेशर, दोनों के दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, so atmospheric pressure is very high, pressure inside our body is equal to the outside pressure। ठीक है, जितना हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर है उतना ही बॉडी के बाहर का प्रेशर है, that's why it balance out each other, hence pressure balance each other। ठीक है, नाउ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ऑलरेडी आप क्लास 7th में भी पढ़कर आए होंगे कि सी ब्रीज क्या होता है एंड लैंड ब्रीज क्या होता है। तो सी ब्रीज बेटा हमको दिन के टाइम पे देखने के लिए मिलता है एंड लैंड ब्रीज हमको रात के टाइम पे देखने के लिए मिलता है। दिन के टाइम पे जब बहुत चहलचहाती धूप होती है, ठीक है, तो जो जमीन के ऊपर की रेत है ना, और रेत के ऊपर की जो हवा है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू पानी के ऊपर की हवा। ठीक है, तो रेत के ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो गई तो ऊपर की साइड मूव कर जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगा। ठीक है, देखो एयर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। वहीं जब हम लैंड ब्रीज के बारे में बात करते हैं तो ये टाइम होता है रात का टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो लैंड के ऊपर की जो रेत है और रेत के ऊपर की जो हवा है वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर के ऊपर की हवा। तो यहाँ पे विंड ब्लो होती है फ्रॉम लैंड टू सी, जस्ट ऑपोजिट। तो इसी को हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस। चलिए अब हम बात करते हैं रूफ ब्लोन अवे ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो जब भी कहीं बहुत तेज आंधी तूफान चलता है ना तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, भाई घर के सारे खिड़की दरवाजे जो है ना बंद कर लो। हम यही करते हैं। ठीक है, हम अपने घरों के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, जबकि बेटा हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये हमारे घर में आ जाएंगे।
ठीक है, अब समझो होता क्या है, जैसे ही बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो बाहर का जो प्रेशर है वो हो जाता है कम, और हमारे घर का जो प्रेशर है, घर के अंदर का जो प्रेशर है वो हो जाता है ज्यादा। ठीक है, अगर हमने इन प्रेशर को बैलेंस नहीं किया तो हमारे घर की जो छत है वो उड़ भी सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी बहुत तेज आंधी तूफान आए तो हमको खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाए और हमारे घर को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, याद रखोगे नेक्स्ट टाइम से कि नहीं रखोगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग के बारे में आप सबने सुना है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले जब भी थंडरस्टॉर्म आता है तो पहले आपको साउंड सुनाई देता है या फिर पहले आपको लाइट दिखाई देती है? कौन सी चीज आपको पहले आती है ये आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज बेटा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहले आपको आवाज आता है या फिर पहले आपको लाइट दिखाई देती है। ठीक है, क्या चीज पहले आती है? राइट, चलिए तो हम यहाँ पे स्टॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टॉर्म का मतलब होता है एक बहुत तगड़ी सी जब हवा आती है ना, बहुत तगड़ी जब हवा का झोंका आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो जो वार्म या फिर मॉइस्ट एयर है, ठीक है, वो जब ऊपर की साइड जाएंगी फिर वो क्या होती है? कूल डाउन होती है एंड दे फॉर्म अ क्लाउड। ठीक है, और क्लाउड बनने के बाद जब वो क्लाउड हैवी हो जाते हैं तो उसमें से वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं एंड उसी को हम रेन वगैरह कहते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है? ड्यूरिंग विंड ब्लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो यहाँ पे एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज का, ठीक है, अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये थंडरस्टॉर्म हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो लाइटनिंग कैसे होती है? लाइटनिंग जो है वो चार्ज की वजह से होती है। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, इसकी वजह से हमको लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? आगे मेरी इतनी बात समझ में? ओके। So rubbing of ice particle and water droplets create electric charge. Positive charge move upward. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है? ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? लाइट होता है या फिर क्या होता है? जल्दी बता दो। पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? वो लाइट होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हैवी होता है, तो वो नीचे की साइड होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कलेक्ट एट द बॉटम, लार्ज चार्ज बिल्डिंग ब्रेक एंड इंसुलेशन, और जिसकी वजह से एक सडन जर्क सा लगता है और हमें लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है। थंडर इज साउंड प्रोड्यूस बाय द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द हीटेड एयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। ओके, सो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ना आपने क्या देखा होगा कि बिल्डिंग्स में ना एक आयरन की रॉड लगी हुई होती है। देखो, ये जो लाइटनिंग होती है अगर ये बिजली किसी के ऊपर गिर जाए, है ना, तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉपर्टी, पीपल सबको डैमेज कर देता है। तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर ये लाइटनिंग ना आए, ठीक है, उनका जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज ना हो जाए, इस वजह से वो क्या करते हैं? एक रॉड लगा देते हैं। एंड रॉड लगाने से क्या होता है? वो जो लाइटनिंग कंडक्टर है पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर लेके जमीन में उसको डाल देता है, और इससे प्रॉपर्टी और लोग दोनों के दोनों ही बच जाते हैं। ठीक है, सो मेटल रॉड इंस्टॉल्ड ऑन बिल्डिंग, not metal, it's metal rod is installed on building and provides safe path for electric charge to reach ground, protect building from lightning damage. ठीक है, तो ये हमको बचाता है एंड प्रॉपर्टीज को भी बचाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में कि भाई साइक्लोन क्या होता है। सो साइक्लोन जनरली हमको पानी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पानी का ऐसा भवंडर सा बन जाता है, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। एंड ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन साइक्लोन के सेंटर पे उसको हम आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, विच इज द कामेस्ट पार्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम पार्ट होता है, मतलब शांत वाला पार्ट होता है वो। ठीक है, सो साइक्लोन इज अ लार्ज रोटेटिंग स्टॉर्म फॉर्म्ड ओवर द वार्म ओशियन वाटर। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन कैसे होता है बेटा? वार्म ओशियन वाटर हीट एयर। ठीक है, जो ओशियन वाटर होता है वो क्या करता है? एयर को हीट करेगा, एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो लो प्रेशर बनाएगी। ठीक है,
एंड ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वहां पे रश करेंगे और अर्थ की रोटेशन की वजह से, उसके स्पिन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग विंड रिवॉल्व होने लग जाता है एंड बाद में वो साइक्लोन का रूप ले लेता है। ठीक है, बाद में वो साइक्लोन का रूप ले लेता है। चलो, इसके बाद अब हम बात करते हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर जो टॉपिक है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड ये क्लास 8 में भी आप अभी पढ़ोगे, क्लास 9th में भी आपके पास रहने वाला है, क्लास 11th में भी आपके पास रहेगा ये मैटर वाला टॉपिक। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बेटा आपको मैटर के बारे में जानना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई मैटर क्या होता है। तो सिंपल सा आंसर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितनी भी चीजें बेटा आपको अपने आसपास नजर आ रही हैं, जितनी भी चीजें, पेन है, पेंसिल है, आपका फोन है, टेबल है, बुक है, चेयर है, फैन है, जितनी भी चीजें हैं सब के सब क्या है, सब के सब मैटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सब के सब क्या है बेटा, सब के सब मैटर की कैटेगरी में आते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, ऐसे पार्टिकल से मिलके मैटर बनाए जाते हैं। ठीक है, सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। एंड यहाँ पे देखो, एक एक्टिविटी से आपको समझाया गया कि हमारे पास एक चौक है, यहां से देखिएगा, हमारे पास एक चौक है, चौक को पीस पीस की उसको छोटा छोटा क्या, उसका पाउडर बना दो। एक पाउडर के पार्टिकल को देखो, उसके भी जब हम 1000 टुकड़े करेंगे ना तो वो और छोटा हो पाता है एंड उसी से मिलके सारी की सारी चीजें बनती हैं एंड उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है एटम, जिसके बारे में आप अभी भी पढ़ोगे और हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो कोई भी चीज किससे मिलके बनती है, कोई भी चीज पार्टिकल से मिलके बनती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है और मिलके क्या बनाती है बेटा, मिलके मैटर बनाती है। नॉट दैट मैटर जो आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस वाले मैटर से अब दूर रहना है ना, इस वाले मैटर के पास आओ। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाती है, ये मिलके मैटर बनाती है। ठीक है, नाउ डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो चलो अब यहाँ पे मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो मैटर की एक प्रॉपर्टी क्या है कि भाई मैटर के बीच में ना स्पेस प्रेजेंट होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास पानी है, पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया बेटा, पानी के अंदर आपने चीनी डाल दिया और आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद वो चीनी गायब हो जाती है। तो आखिरकार वो चीनी जाती कहाँ है, वो इन पार्टिकल्स के बीच में जाके छुप जाती है। क्या करती है बेटा, यस क्या करती है, वो इन पार्टिकल्स के बीच में जाके छुप जाती है। इसी वजह से हमको शुगर के पार्टिकल्स नजर नहीं आते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो शुगर डिसअपियर इन वाटर बट वाटर टेस्ट स्वीट। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि चीनी उसके पार्टिकल्स के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है, इस वजह से। शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में क्या हो जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं। मैटर हैज इंटर पार्टिकल स्पेस। तो यहां से भी मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी मैटर होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पानी का एग्जाम्पल लेते हैं हम कि पानी के अंदर चीजों को हम डिसॉल्व कर पाते हैं एंड वो चीजें गायब भी हो जाती हैं। तो वो चीजें गायब कैसे होती हैं, जादू तो है नहीं, तो वो चीजें बेटा जाती कहाँ है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसके अंदर चली जाती हैं। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, पार्टिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे छोटा देखो मैटर क्या है, द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक मैटर। सबसे छोटा पार्टिकल क्या बताया था, एटम बताया था, है ना, सबसे छोटा पार्टिकल, इससे छोटा कुछ नहीं है। सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है बेटा वो एटम होता है। एटम से मिलके ही पार्टिकल बनते हैं, पार्टिकल से मिलके फिर मैटर बनता है जो हमको दिखाई देता है। एटम हमको नहीं दिखाई देता। ठीक है, एटम हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। चॉक, शुगर, सैंड, रॉक ऑल आर मेड अप ऑफ सच पार्टिकल। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। पार्टिकल किससे मिलके बना है, पार्टिकल जो है वो एटम से मिलके बना है। और एटम कैसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा, फ्लावर नहीं है, ना ही कोई जादुई कुछ है, ये हमारा एटम है। ठीक है, क्या है बेटा, ये हमारा एटम है। ठीक है, What decide different states of matter? Yes, तो अब हमारे पास ना मैटर की अलग अलग स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मैटर की अलग अलग स्टेट प्रेजेंट होती है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो दीज ऑल आर दी स्टेट्स ऑफ द मैटर। तो यहाँ पे देखो मैटर के
कैसे हम डिसाइड करते हैं कि दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड और दिस इज गैस? उनके बीच में स्पेस की वजह से, उनके बीच के इंटरैक्शन की वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज लिक्विड है एंड कौन सी चीज गैस है। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल्स बहुत पास आ जाएंगे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डिसाइड्स द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटरैक्शन की वजह से, स्पेस की वजह से ही हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, नाउ साइंटिफिक हेरिटेज। चलो यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये आपको शेप दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। यहाँ पे जो दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड के जो दो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हैं। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। एंड जब हम इनको हीट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट होंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से लिक्विड और गैस कर पाता है। ठीक है, क्लियर? आया समझ में ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड स्टेट के बारे में। सो लिक्विड स्टेट की बेटा क्या कहानी है? सो नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होता। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रख देंगे वो उसका शेप ले लेता है। तो लिक्विड का ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होता, बट हाँ फिक्स वॉल्यूम होता है। कैसे मैम? अगर आपने एक ग्लास पानी लिया है तो आप उसको किसी भी कंटेनर में रख दो बेटा, रहेगा तो वो एक ग्लास पानी ही। दैट मीन्स वॉल्यूम इज फिक्स, बट ठीक है, शेप फिक्स नहीं होता। इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, राइट? पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे, इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं सॉलिड के जैसे। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस वीकर देन सॉलिड। यस, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी ज्यादा होता है और अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। नाउ हीटिंग लिक्विड। अच्छा, जैसे ही हम लिक्विड को हीट करेंगे तो आपको पता है कि भाई वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम बेटा क्या कहते हैं? इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर जिस पॉइंट पे हीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वाटर जिस पॉइंट पे हीट होना शुरू हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? एंड देखो, किसी भी पॉइंट पे वाटर जो है वो इवापोरेट हो सकता है, तो उसको हम इवापोरेशन भी कहते हैं। तो बॉइलिंग एंड इवापोरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इतना याद रखना आप। ठीक है, नाउ गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। इनके बीच में अगर हम अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। कोई फिक्स शेप नहीं, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं। ठीक है, अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। एंड देखो, नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, गैस फिल एंटायर अवेलेबल स्पेस। अगर मैं इस कमरे के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अगर हम गैस को लाके स्प्रेड कर दें तो जितना बड़ा कमरा होगा उतने बड़े कमरे में गैस जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो गैस की एज सच कोई हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना ही स्प्रेड होगा, नहीं, जितना आप उसको स्पेस दोगे वो उतना ज्यादा स्पेस में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, नाउ इंटर पार्टिकल स्पेस इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है और गैसियस में सबसे ज्यादा है। ठीक, नाउ शुगर डिसॉल्व ऑब्जर्वेशन। यस, तो शुगर डिसॉल्व ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? यस, कि पानी के अंदर शुगर जो है या फिर सॉल्ट जो है वो बेहद आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पास स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको डिसॉल्व करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट। इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊं तो ये हो जाएगा हमारा KMnO4। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा बेटा KMnO4। एंड कलर्ड जो है, देखो
आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें KMnO4 डाल दे विच इज पर्पल इन कलर। अब आपको जितनी बार भी उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लेके अलग अलग कंटेनर में डालोगे, आप क्या देखोगे, हर बार कलर फेड हो रहा है लेकिन स्टिल आपको कलर विजिबल होगा। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं और कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यस, तो सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। जितना ज्यादा देखो टेम्परेचर होगा, पार्टिकल्स उतनी ज्यादा जल्दी मूव करेंगे। एक एग्जाम्पल लो, गर्मी का टाइम है अभी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको गर्मी लगेगी, कभी आप इधर बैठोगे गर्मी, और फिर कभी आप इधर आके बैठ जाओगे, फिर बोलोगे गर्मी, है ना, फिर जहां एसी चलेगा वहां पे चले जाओगे, ठीक है, बिल्कुल शांति नहीं रहेगी। लेकिन अगर यही बहुत तेज ठंड पड़ जाए तो आप एक जगह जहां बैठ जाओगे, ठीक है, वहां पे किसी को दूसरे को बैठने में नहीं देते हो, नहीं नहीं मैंने सीट गर्म किया, मैं दूसरे को नहीं बैठने दूंगा, है ना। तो वहां पे आपकी जो मूवमेंट है ठंड के टाइम पे वो स्लो हो जाती है। वही गर्मी के टाइम पे अगर आप अपनी मूवमेंट देखते हैं तो वो कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स की मूव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसेंस स्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी कि देखो, आप सबके घर में ना पूजा होती है कि नहीं होती है, होती है। अगरबत्ती जलाते हो, धूप बत्ती तो जलाते ही होंगे, जला लो। अब आप देखोगे कि भाई अभी हमने इधर धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाई थी और वो हर जगह फैल गई है। क्यों? क्योंकि वो हीट था, ठीक है, वो हीटेड था, उसका टेम्परेचर ज्यादा था तो वो बहुत जगह फैल गया। एक और एग्जाम्पल लो, गरम खाने की खुशबू हमको दूर से आ जाती है, लेकिन वही ठंडे खाने की खुशबू के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमको नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि गरम खाने की खुशबू के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो दूर तक फैल जाते हैं। ठंडे खाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो स्लो चलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस, चलिए भाई, एंड लास्ट है यहाँ पे एवरीडे एप्लीकेशंस। इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो सोप क्लीन ऑयली क्लोथ बाय सराउंडिंग ऑयल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड यहाँ पे परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द पार्टिकल मोशन, ठीक है, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है ये यहाँ पे बताया गया है। सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू द इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉल्ट या फिर शुगर या फिर कोई भी चीज पानी के अंदर जाके डिसॉल्व क्यों हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, इस वजह से पानी के अंदर जाके वो डिसॉल्व हो जाती है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है? यस, सो फाइनली यहाँ पे हमने 2 चैप्टर का ओवरव्यू और कर लिया है। ठीक है, देखो जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम ब्रिज कोर्स में हम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, एंड बहुत जल्दी बेटा हम आपका ओरिजिनल सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिज कोर्स को फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। अब जितना भी मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है, आपको क्या करने हैं, अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड जैसे ही आपके नोट्स बन जाएंगे आप पीडीएफ बना के मुझे ग्रुप पे शेयर कर देना। ठीक है, लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बाकी की बातें अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।